हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को है। इसमें हम बात करेंगे एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, आरटीई 2009 और जो आपके दिव्यांग बच्चों के लिए एक्ट बनाए गए हैं पीआरडब्ल्यूडी एक्ट। तो इस पे हम बात करेंगे तीनों पे। सबके साथ साथ में क्वेश्चन भी होते रहेंगे और थ्योरी भी होगी। तो पहले थ्योरी होगी, फिर इसके पीछे क्वेश्चन होंगे। जैसे अगर एनसीएफ खत्म हुआ है तो इसकी थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन, फिर एनईपी खत्म हुआ है, फिर इसकी थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से ये पूरी वीडियो आपके लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रामबाण वीडियो है। यहाँ से नंबर आपके जो है 15 नंबर कवर होंगे एक ही वीडियो से। संपूर्ण निचोड़ है एनसीईआरटी बुक से, थ्योरी प्लस एमसीक्यू है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो हम जानेंगे कुछ थ्योरी, उसके बाद तो है क्वेश्चन जानेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और न्यू क्वेश्चन जानेंगे। ओके, तो पहले थ्योरी करिएगा, फिर इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एनसीएफ क्या होता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ये बोला जाता है, जो इसे कहा जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, कब आया था? 2005 में आया था। पहला पॉइंट हम जानेंगे, जो इसके 5 मार्गदर्शन सिद्धांत दिए गए हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत है? जैसे एनसीएफ कहता है ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ क्या कहता है? ज्ञान को जो है स्कूल आपका है उसके बाहरी जीवन के साथ जोड़ के आपको पढ़ाना है। पढ़ाई में रटन प्रणाली से मुक्त करना है। एनसीएफ कहता है कि बच्चों को जो है रटाना नहीं है, समझ पे जोर देना है। तो रटन प्रणाली से मुक्त करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहने देना। देखिए पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना रहने देना, इसके आगे आपको पर्यावरण जोड़ के या समाज से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है। ये नहीं कि बस पाठ्य पुस्तक पे ही केंद्रित आप कर रहे हैं। तो एनसीएफ इस पे जोर नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा प्रणाली लचीली बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। देखिए जो है परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए और कक्षा की जो गतिविधियां हैं उसके साथ जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है। शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच एवं राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना। तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? प्रजातांत्रिक सोच होनी चाहिए और राष्ट्रीय चिंताओं पे शामिल होनी चाहिए। तो एनसीएफ इस पे जोर देता है। जो मार्गदर्शन दिए गए हैं इसके पॉइंट है। ठीक, अब प्रमुख बिंदु क्या है? देखिए आप तो लोग पहले थ्योरी कर लीजिए, फिर इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब थ्योरी आपको पता होगा तभी आप आंसर राइट कर पाएंगे। एनसीएफ 2005 रचनावाद पे जोर देता है। किस पे जोर देता है? रचनावाद पे जोर देता है। एनसीएफ 2005 जो है बिना बोझ के शिक्षा देने का वादा करता है। बच्चों को क्या है? बर्डन, मतलब जो है बच्चों को मोटी मोटी किताबें या फिर बैग का बस्ता ज़्यादा नहीं करना है, कम देने की बात की गई है कि बच्चों को समझा के पढ़ाना। ये नहीं कि बैग भरा हुआ है, बैग का बर्डन बहुत ज़्यादा है और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर जोर नहीं देना है। एनसीएफ 2005 में मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता माना गया है। देखिए एनसीएफ कहता है 2005 की मोटी मोटी पुस्तकों से कुछ नहीं होगा और इसे क्या माना गया? असफलता माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा या अधिगम सूचक नहीं होना चाहिए। देखिए एनसीएफ कहता है जो कक्षा है बिल्कुल शांत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अनुशासन में नहीं होनी चाहिए। देखिए जब शांत बच्चे बैठेंगे तो सीख का ही क्या पाएंगे। तो कक्षा कैसी होनी चाहिए? बहुआदि कक्षा होनी चाहिए। साथ साथ में अनुशासन नहीं हिंदा कि आप बिल्कुल डांट रहे हैं कि बिल्कुल शांत बैठिए, बिल्कुल शांत बैठिए। तो उस समय क्या होगा? बच्चे को सीखेंगे ही नहीं। तो वैसी कक्षा नहीं होनी चाहिए। डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है पर अनुशासन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें बोला गया है डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है लेकिन जो अनुशासन नहीं हो सकता है। तो इस पे एनसीएफ जो है जोर देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो है कि आप डंडे से या डर से आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हो। ठीक है, तो इस पे जोर नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते का वजन बढ़ा है और गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। देखिए जो एनसीएफ कहता है कि वजन तो बैग का बढ़ गया लेकिन गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो एनसीएफ जोर देता है कि गुणवत्ता पे सुधार किया जाए, ना ही कि बस्ते का वजन बढ़ाया जाए। ओके, अधिगम स्वभाव से
सक्रिय एवं सामाजिक है। अधिगम कैसा होना चाहिए? सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की आवाजों एवं उनके अनुभव से वीरता देना। ठीक है, बच्चों की आवाज को वीरता देना, बच्चे के अनुभव को कक्षा में वीरता देना। जब आप बच्चों के अनुभव और आवाजों को वीरता देंगे तब बच्चे क्या है अपने आप से बोलेंगे, अपने आप से पूछेंगे, तो उनकी संज्ञान, उनकी रचनावाद, उनकी जो है गुणवत्ता बढ़ेगी। तो एनसीईआरटी इस पे जोर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी 2005 जो है लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है तथा बालक बालिकाओं की विविध भूमिकाओं पर में रखने पर जोर भी देता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा मैं इधर कर देती हूँ। ठीक, अधिगम एक अंतःक्रिया प्रक्रिया है तथा इसमें वयस्कों के साथ काम करना और सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना आदि अत्यंत लाभदायक होता है। ओके, याद रखिएगा। शिक्षक मार्गदर्शक सुविधादाता होता है। देखिए शिक्षक कैसा होता है? सुविधादाता होता है, सुगम करता होता है, उत्प्रेरक करता होता है। शिक्षक कैसा होना चाहिए? हमेशा मार्गदर्शक होना चाहिए, सुविधादाता होना है, सुगम करता या लोकतांत्रिक होना चाहिए, जो विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन करने में क्या है प्रोत्साहित करे। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी 2005 की विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर जोर देता है क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। ज्ञान कोई कोई तैयार माल नहीं है। देखिए एनसीईआरटी कहता है ज्ञान कोई मतलब ये तैयार नहीं किया जा सकता। बच्चों में क्या है ज्ञान मतलब अब अनुभव के माध्यम से, समाज के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से आप ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं जब आप उनका अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान की रचना करनी होती। जैसा अभी मैंने बताया ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ज्ञान की क्या होती है रचना की जाती है। बच्चा कोई कोरी पट्टिया नहीं होता। जब भी आपको पूछा जाए कि बच्चा क्या है, हमेशा कोरी पट्टी स्लेट तो हमेशा निगेटिव होता। देखिए छोटे से कुछ तो कुछ सीखता रहता है, इसलिए अनसेप कहता है बच्चा कोई कोरी पट्टिया नहीं होता। वह कई अनुभव के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। जब आता है कि घर से क्या थोड़ा बहुत सीख लेता, अपने समाज से सीख लेता है, तो कोरी पट्टिया नहीं होता है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए सीखने और सिखाने में स्थानिक ज्ञान और सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए बच्चों को हमेशा क्या है प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या नहीं कि जब बच्चा कोई प्रश्न पूछने लगे तो आप डांट दे गलत क्वेश्चन है चले बैठिए। ठीक है, तो उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि हाँ ठीक बोल रहे हो, थोड़ा और सही बोलो। ओके, एनसीईआरटी 2005 में 4 क्षेत्रों में विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। कला, जैसे कला शिक्षा, कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा पे जोर दिया गया है। एनसीईआरटी 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए द्विभाषिक या बहुभाषा का समर्थन भी किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे स्कूली जीवन के शुरुआत के पहले से ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं। इस दस्तावेज में बहुभाषिक को एक संसाधन माना गया है। क्या माना गया है? एक संसाधन के रूप में देखा गया है। अगर बहुभाषा बच्चे आते हैं तो एक संसाधन के रूप में देखते हैं। ओके, आपको जटिल में नहीं देखना, एक संसाधन के, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा होती है उनके साथ भी लेके पढ़ाना है। द्विभाषिक संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक और सहवर्तिता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धि को बढ़ावा देती है। तो एनसीईआरटी जो जिस पे जोर देता है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होती है। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो आपको शिक्षा देनी है तो किस में देनी है? मातृभाषा में देनी है, क्योंकि इससे सीखने में स्वाभाविक वातावरण तैयार होता है। ओके, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वह होती है। देखिए उसकी भाषा जिस रूप में है आपको उसी रूप में उनको स्वीकार करना है। ये नहीं कि आप स्कूल की भाषा सीखिए, ऐसा नहीं करना है। ओके, गलतियां अधिगम का एक हिस्सा। देखिए जितना बच्चा गलतियां करेगा उतना ही बच्चा सीखेगा, उतना ही क्या है आप उसको समझ पाएंगे। तो गलतियां एक अधिगम का हिस्सा होती है, इसलिए शुरुआत में उन पर ध्यान
दिए बिना अधिक समय बच्चे की रुचिकर और चुनौतीपूर्ण संसाधनों के माध्यम से भाषा के समूह करने करने में लाए गए हैं। अंग्रे अंग्रेजी के माध्यम से स्वीकार करते हुए द्वितीयक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कक्षा में छिपी हुई सामग्री बहुताय हो और संकेत चार्ट जैसे कार्य संबंधी सूचना आदि उसमें लगे हो ताकि विभिन्न अक्षरों की ध्वनियाँ सीखने के साथ बच्चों के अक्षरों की पहचान कर सके। ओके, ये इंपॉर्टेंट था आपका एनसीएफ से रिलेटेड। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो चलिए फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहो। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ी बता दिया, उसी पर आधारित क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं और पीवीएस से क्वेश्चन होंगे, कुछ न्यू क्वेश्चन होंगे। तो इसमें दिया है एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। मैंने अभी ऊपर बताया है कि क्या था स्टार्टिंग में जब मैंने बताया। तो अगर इंग्लिश में भी याद रखिएगा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, कई बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, जैसे क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। तो कैसी भाषा होनी चाहिए, अभी मैंने बात किया, स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा, कोई भी भाषा नहीं। ऐसा तो बात ही नहीं की कि कोई भाषा ना, विदेशी भाषा नहीं, प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है तो उसकी जो है स्थानीय भाषा होनी चाहिए, उसकी घर की भाषा होनी चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। इसीलिए मैंने पहले थ्योरी आपको करा दिया था ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। बालिकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए। अब बालिकों की जो शिक्षण प्रक्रिया है एनसीएफ किस पे जोर देता है, तो कैसी रटन प्रणाली, देखिए इसमें जो है इनमें से कोई नहीं, ये तो है नहीं। तनाव और बोझ मुक्त होनी चाहिए या रटन रटन पद से युक्त, देखिए रटन पद से युक्त नहीं होनी चाहिए, जबकि रटन पद से मुक्त होनी चाहिए। क्योंकि एनसीएफ जोर देता है कि रटन प्रणाली से बच्चों को मुक्त करना है, बच्चों को रट के नहीं पढ़ाना है, समझ पे आधारित पढ़ाना है, रचनावाद पे एनसीएफ जोर देता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए। तो क्या क्या एनसीएफ जोड़ देता है, तो बताइए ऊपर में से कोई नहीं, परिवार से, कक्षा से या बाहरी स्कूली जीवन से। तो इसका राइट आंसर क्या था, एनसीएफ कहता है कि जो बच्चे का विद्यालय ज्ञान है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ के आपको पढ़ाना है, पर्यावरण जोड़ के पढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा, बाहरी स्कूली जीवन से। ओके, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। तो विज्ञान शिक्षण का कैसा उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, गणना गणना करने के लिए क्षमता का विकास करना, बालिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, बालिकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। एनसीएफ किस पे जोर देता है, ना ही गणना करने पे देता है, लोकतांत्रिक तो नहीं, लेकिन बालक की जो जिज्ञासा प्रवृत्ति के पर विकास पर जोर करने को बोलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉरी वो इंग्लिश का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो किस पे जोर देता है, बताइए एनसीएफ किस पे जोर देता है, संज्ञानवाद, अनुदेशन से, उपरुषा भी, रचनावाद से। तो किस पे जोर देता है, देखिए जो एनसीएफ जोर देता है आपके रचनावाद पे, बच्चे की कैसी होनी चाहिए, रचनावाद शक्ति को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा, एनसीएफ 2005 बल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पे बल देता है, बताइए समस्या हल करने पर या रटने की प्रक्रिया पर या शिक्षक केंद्रीय पर या स्वयं करके सीख। देखिए शिक्षक केंद्रित पर नहीं देता है, ना ही रटने पर देता है, ना ही समस्या क्या है, स्वयं करके सीखने पर बल देता है। जितना बच्चा क्या है अपने आप से क्रिया करेगा, जितना आप करने को उसको दोगे तो वो उतना ही सीखेगा, उसको रचनात्मक शक्ति क्या उतनी ही बढ़ती जब आप खुद से करके सीख रहे हैं। तो उसका राइट आंसर आपका बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शीर्षक क्या है? तो क्या शीर्षक था अभी मैंने आपको पढ़ाया, शिक्षा बिना प्रयास या शिक्षा बिना शिक्षक या शिक्षा रटने के साथ या शिक्षा बिना बोझ। देखिए एनसीएफ जोर देता है कि शिक्षा बिना बोझ के पढ़ाना है। वैसे जो एनईपी 2020 भी यही जोर देता है कि जो बच्चों को पढ़ाना है शिक्षा बिना बोझ के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, बिल्कुल राइट है। एनईपी 2020 मैंने कल आपको क्लास करवाई है और साथ साथ में मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे उस पर, तो वो क्लास जिसने नहीं देखा वो क्लास जरूर देखेगा, इसी तरह से मैंने करवाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर बता दो क्या है। देखिए सविता शिक्षा पर, सविता प्रगति पर, सविता या प्रगति पर, या फिर आपकी हो जाएगी प्रगति के साथ सविता। देखिए प्रगति के साथ सविता नहीं थे, सविता की प्रगति पर नहीं, क्या था, सविता और प्रगति पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? तो गणित के उद्देश्य में एनसीएफ 2005 क्या बताता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणना करने की क्षमता का विकास, तांत्रिक मूल्यों का विकास या संस्कृत विरासत को सुरक्षित कर रखना, मानसिक जागरूकता विकसित करना। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो गणित से रिलेटेड है तो ये हो जाएगा गणना करने की क्षमता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 11 का राइट आंसर बताओ क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए अभी मैंने आपको बताया, तो बताया था कि सुविधादाता के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सुविधादाता या फिर समृद्धि या फिर क्या होता है आपका सुविधादाता लोकतंत्र, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, सुविधादाता या फिर लोकतांत्रिक या फिर क्या है सुगमकर्ता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 का राइट आंसर बता दो क्या है? एक सेकेंड रुकिएगा, बताइए। 12 का राइट आंसर एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुविधा को सुझाया गया है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए समूह कार्य मूल्यांकन, बिल्कुल सही, सतत मूल्यांकन, बिल्कुल खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन, बिल्कुल सब पे जोर दिया गया है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के किन शिक्षण सूत्रों के अधिगमगत उपयोग का सुझाव दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर। देखिए इस पे जो जोर दिया गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर पे जोर दिया गया है। अगर जब बच्चों का पहले आप क्या देंगे, उदाहरण देंगे, बाद में बच्चों को मतलब नियम बताएंगे, जैसे आपने उदाहरण दिया अनार, अनार कहाँ मिलता, आम, तो बाद में कहेंगे आ से अनार होता है, ओके। इस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एनसीएफ 2005 के कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ना का उद्देश्य क्या है? तो कला शिक्षा विद्यालय से जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो संस्कृत विरासत प्रशंसा करना और छात्रों को व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। बिल्कुल जो संस्कृत उसकी होती है, संस्कृति मतलब होली, दिवाली, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या आप अगर जोड़ेंगे तो बच्चे क्या है सीखेंगे और छात्रों को व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य को विकसित भी करना होगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो है जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किस पे महत्व दिया गया है? शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालिकों के लिए ज्ञान संदर्भ सुरक्षित अनुभव को, बालिकों के लिए संरचित अनुभव पाठ्यक्रम सुधार को, भौतिक संसाधनों में।
तो इस पे जोर दिया गया है, देखिए, बालिगों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार पे। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एक सेकेंड, सॉरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का राइट आंसर बता दो क्या है। 16 का अधिगम के रचनावादी विचार है। तो अधिगम के रचनावादी विचार किस पे जोर देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, विद्यार्थी अपने स्वयं के ज्ञान को सृजन सक्रिय, अगर सक्रिय होते तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इस ज्ञान सर्जन प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण भूमिका होती, बिल्कुल होती है। या जानकारी को समझने और ग्रहण करने के शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका पर बल देता है। तो हो जाएंगे आपके सारे सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 17 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको इधर कर दूं, बताइए। एनसीएफ 2005 शिक्षा प्रत्येक जगह बाल केंद्रित हो गई है। बच्चे को शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली बच्चे के संपूर्ण विकास पर जोर देती है। आपके अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का स्वभाव क्या नहीं है, पूछा गया है निगेटिव, क्या नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पहला है पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान आधारित होना चाहिए, ताकि बच्चे के अपने नए ज्ञान से पूर्व ज्ञान से संबंधित होना पड़े। ठीक, बिल्कुल है आपका ये तो सही, क्योंकि संबंधित बिल्कुल होते हैं। पाठ्यक्रम बच्चे के पूर्व ज्ञान के अनुसार होना चाहिए, जिससे पढ़ने में बच्चे की क्या है, रुचि बने, बिल्कुल आपका पॉजिटिव है। पाठ्यक्रम व्यवहारिकता के सिद्धांत के अनुसार नहीं होनी चाहिए, देखिए, जबकि होनी चाहिए, ऐसा करने से बच्चे की रुचि नहीं होगी। तो यही आपका नेगेटिव राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। ओके, और लास्ट ऑप्शन क्या है, पाठ्यचर्या ऐसा कारक होना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय भावना का विकास करे। ठीक, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बता दो क्या है। दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार आपको बताना है गणित शिक्षण सक्रिय उद्देश्य संख्याएं, जैसे संख्या अवधारणा सिखाना, उच्चतर उद्देश्य का मापन सिखाना। उच्चतर स्तर के लिए अंशिप जोड़ नहीं देता है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। गणित शिक्षा सक्रिय उद्देश्य सटीक, देखिए, सटीक गणना सिखाना और उच्चतर, सटीक गणना सिखाना, उच्चतर के लिए नहीं पढ़ाई करना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। गणित शिक्षण में सक्रिय उद्देश्य और संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्च स्तर के लिए समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी, थर्ड, बिल्कुल राइट है, मतलब सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार तो कैसी होनी चाहिए बता दो, इसका राइट आंसर क्या है। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई विषय वस्तु निष्कर्षी, देखिए, नहीं होता, हमेशा सक्रिय होता, तो ये आपका गलत हो गया। बच्चे में अधिगम नियमित करने में क्षमता नहीं होती, जबकि होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बच्चे में रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते, देखिए, रटने पे जोर नहीं देता है, तो ये भी आपका गलत बचा। लास्ट ऑप्शन, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एक सेकेंड, ये तो मैंने करा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। तो किस पे महत्व पर बल देती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, रट कर याद कराने पे नहीं देता है, ड्रिल बार बार अभ्यास पे नहीं, उद्दीपन प्रतिक्रिया सहचार होगा या सक्रिय, देखिए, उद्दीपन नहीं होगा, क्या होगा, सक्रिय संलग्नता अंतःक्रिया। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है। तो सीखना एक क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान के विरुद्ध करने की प्रक्रिया, देखिए, नहीं है, ज्ञान व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, ऊपर में से कोई नहीं। तो क्या होता है, सीखना एक होता है ज्ञान के निर्माण करने की प्रक्रिया, अभी मैंने थ्योरी कराई है, तो आपको
अभी इतनी जल्दी नहीं भूल जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? तो बताइए इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा। देखिए अभिरुचि अनुरूप आर्थिक स्तर अनुकूल नहीं होना चाहिए, नहीं सामाजिक स्तर क्या होनी चाहिए, अभिरुचि अनुरूप होना चाहिए, जिसमें बच्चे की रुचि हो उसी हिसाब से आपको शिक्षा देनी है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। पूछा गया अब सही नहीं है तो सही का राइट आंसर बता दो कौन सा सही नहीं है। इसमें पूछा गया सभी बच्चे सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, सभी व्यक्तिगत एक ही तरह से सीखते। देखिए एक ही तरह से नहीं सीखते हैं, सबकी सीखने की दर जो है अलग अलग तरीके होती है। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट 24 का राइट आंसर ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, एक सेकेंड, क्या है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है। तो आकलन का सही तरीका क्या है, वार्षिक परीक्षा देखे नहीं लेना, अर्धवार्षिक नहीं, क्या है दैनिक गतिविधियां। अब जब दैनिक गतिविधियां कर रहे हैं तो आपका इसमें बहुत ही अच्छा आकलन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट, करके सीखना और जीवन से सीखना शिक्षण की इस विधि में कौन सा सिद्धांत शामिल है। तो बताइए इसका राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा। देखिए प्रदर्शन भी तो होगा नहीं, व्याख्यान होगा नहीं, अब परिचर्चा से आप सिखाओगे या परियोजना विधि से सिखाओगे। देखिए करके सीखना, अगर इसमें दे रहे हैं करके सीखना जीवन से सीखना, तो आप क्या करेंगे परियोजना विधि, जब आपको आप प्रोजेक्ट देंगे बच्चों को कुछ करने को देंगे तो आप उस प्रोजेक्ट से ही माध्यम से सिखाओगे, पर चर्चा से नहीं कि चर्चा के माध्यम से सिखाओगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। तो कि एग्जाम में पूछे जाते 5 से 6 क्वेश्चन नंबर के पूछे जाते हैं, जैसे आप पेपर 1 तैयारी कर रहे हो या पेपर 2, हर सब्जेक्ट पे पूछा ही जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और लाइव मैंने जो आपकी 2 बजे क्लास कराई थी उसमें एनईपी के क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, जिसने वो क्लास नहीं देखा वो क्लास जरूर देखिएगा, क्वेश्चन वहीं से आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो थ्योरी जानते हैं एनईपी के बारे में। एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में सीमित का किया गया था। कब किया गया था तो याद रखिएगा जून 2017। ये किसके अध्यक्षता में किया गया था तो इसरो के जो पूर्व डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति में मई 2019 में एनईपी का मसौदा भी तैयार किया गया। मसौदा कब तैयार किया गया याद रखिएगा मई 2019 में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए कैबिनेट द्वारा जो है MHRD का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी भी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट जैसे यह पूछा जाता है कि पाठ्यचर्या की संरचना कौन सी है जो नई शिक्षा शैक्षणिक बनी है। तो याद रखिएगा 5+3+3+4। इसमें ये शिक्षा तोड़ी गई है, तो इस पे हम एक पे बात कर लेते हैं। जैसे आपका आंगनबाड़ी प्री स्कूल 3 साल स्कूल और 12 साल के लिए बच्चों के लिए दी गई है। पहला स्तर हो जाएगा मूलभूत चरण, जो आपका 5 स्तर है ये आपका हो जाएगा बहुस्तरीय खेल और गतिविधियों आधारित शिक्षा दी जाती है। प्रारंभिक चरण जो आपका 3 हो जाएगा खेल खोज गतिविधि आधारित इंटरफेक्स कक्षा सीखना होगा। मध्य चरण में विज्ञान गणित कला सामाजिक विज्ञान मानविकी अनुगमनात्मक शिक्षा होनी चाहिए। फोर्थ चरण आपका है माध्यमिक चरण, इसमें बहुविषयक अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण सोच लचीलापन और विषयों के छात्र की पसंद का होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेगा। अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 3 में आने तक सभी बच्चे जो पढ़ने व लिखने में सक्षम हो। जैसे FLN निपुण भारत शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2020 में लाई गई थी। शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 में भारत सरकार द्वारा की गई। जब इसे लागू किया गया कब किया गया था 5 जुलाई 2021 में। लाई कब गई थी ये 2020 में लाई गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाउंडेशनल लिटरेचर न्यूमरेसी क्या है, बुनियादी सारस्ता असंख्यता। नीड ऑफ एफएलएन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इसमें जानते हैं एफएलएन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए
इसमें है लोअर लर्निंग लेवल्स, जिसे सीखने का निम्न स्तर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए विद्यालय छोड़ने मामले वाली बढ़ोतरी होनी चाहिए और अनुपयुक्त जैसे भाषा गणित का कौशल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बचपन, एक सेकेंड, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बचपन की शिक्षा, जैसे प्रारंभिक वर्षों में सिखाना। जैसे पहला हो जाएगा जिज्ञासा का विकास करना, तार्किक सोच और समस्या समाधान पे होना चाहिए, क्या लॉजिकल थिंक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में होना चाहिए। कला शिष्य आर्ट या कैफेट या संगीत म्यूजिक पे होना चाहिए। रंग आकार अच्छा अक्षर और संख्याएं होनी चाहिए। टीम वर्क मतलब सहयोग होना चाहिए। खेल आधारित खोज आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ये सब बचपन की शिक्षा में क्या क्या शामिल है तो ये आप याद रखिएगा किस तरह से बच्चों को शिक्षा देनी है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रेडिएशन एंड इन कैरिकुलम बाई क्या होता है, तो इसमें हम जान लेते हैं सभी विषयों में पाठ्यक्रम को उनके मूल अनिवार्यता तक कम किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट समग्र शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सोच पूछताछ खोज चर्चा विश्लेषण आधारित शिक्षण और सीखने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट पॉइंट है कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और रटन आधारित शिक्षा को कम करने के लिए पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र को 2020 तक बदलना होगा। नेक्स्ट पॉइंट स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ देखिए आया था, एनसीएफ 2005 में आया था। शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीएफ 2005-2021 तक इसको संशोधन भी करना था। ठीक है, अब एनसीएफ के बारे में हम कल बात करेंगे, जो आपके एनसीएफ की पीडीएफ आएगी, वीडियो आएगी। ठीक है, इसमें हम बात कर लेंगे अनुनात्मक पूछताछ खोज आधारित शिक्षण अधिगम विधियों पर ध्यान केंद्रित करना। कला सेवा कहानी कहने और आईसीटी एकृत शिक्षा शास्त्र होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के विषय संयोजक चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। शैक्षणिक कैलेंडर के बिना बैग बैग के दिन निर्धारित भी किए जाए। देखिए ऐसा कैलेंडर बनाया गया कि बिना बैग के एक दिन क्या है इसको निर्धारित किया जाए, जो बच्चे क्या है बिना बैग के भी स्कूल एक दिन जाए। ओके, ये सब एनईपी 2020 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं प्रखर, ये जो परख होता है ये क्या है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं परख। नेशनल सेंटर के माध्यम से स्कूल बोर्डों के लिए मानक मापदंड और दिशा निर्देश होने चाहिए। तो परख का मतलब जो आप फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, क्योंकि परख का कई बार ये फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसी तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है जो है परख के उद्देश्य क्या पड़े हैं, तो उद्देश्य किस लिए क्या है, इसमें हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन, और मूल्यांकन के लिए मापदंड मानक दिशा निर्देश निर्धारित करना होगा। राज्य उपलब्ध सर्वेक्षण एसएएस का मार्गदर्शन करना होगा। राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण एनएएस का आयोजन करना होगा। देश में सिखाने परिणामों की उपलब्धि की निगरानी करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करना, तो इस पे हम बात करते हैं जैसे CWSN। ठीक है, नियमित स्कूल शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रारंभिक से उच्च शिक्षा स्तर का नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में एकीकृत किया जाए। मॉडलिंग क्या होती है, तो मॉडलिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए NIOS भारतीय सांकेतिक भाषा सीखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मॉडलिंग विकसित करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2030 तक अध्ययन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य किया जाएगा। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली के साथ ही व्यक्तिगत स्थानों दोनों मार्गदर्शन करेंगे, जैसे हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं की स्वीकृत पहचान करने, उनके विकास हेतु प्रयास करना, शिक्षकों की अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे बच्चे वे एकाडमिक और अन्य क्षमताओं उनके सर्वांगीण विकास को पर भी पूरा ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखना अनुभूत कौशल हासिल कर सके। देखिए कक्षा 3 तक बोला गया है कि बुनियादी और संख्या का ज्ञान तक हासिल कर ले। ठीक है, तो याद रखिएगा। लचीलापन क्या है, ताकि शिक्षार्थी के उनके सीखने में तौर तरीके कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो। सभी ज्ञान
की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविधयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल के बीच एक बहुविषयक और समृद्ध शिक्षा का विकास भी करना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अवधारणात्मक समझ का अवधारणात्मक समझ पर जोर, ना कि रटन पद्धति पर केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। देखिए, ये नहीं कहा गया है कि रटन पर ध्यान दीजिए केवल परीक्षा पे, क्या बोला गया? अवधारणात्मक समझ पर जोर देने की बात की गई है। रचनात्मकता, तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार प्रोत्साहित करने के लिए बोला गया है। नैतिक, मानवीय और संसाधनिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदार, बहुलता और सामान्यता और न्याय भी दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बहुभाषिता अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा और भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना, जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन होना चाहिए। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर, अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा में सुलभ बनाने के शैक्षणिक नियोजन प्रबंध में सभी पाठ्यक्रम, शिक्षा साथ और नियमित स्थानीय संदर्भ में विविध और स्थानीय परिवेश के लिए सामान हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। सभी शैक्षिक निर्णयों में आधारशिला के रूप में पूर्ण समता, समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों में पहुंच और समर्थन के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली सफलता हासिल कर सके, किसी को जो है पीछे नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। स्कूली शिक्षा में उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों को शिक्षा पाठ्यक्रम तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और तथा शिक्षा से। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एनईपी, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी 2020। इसमें आया है जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण क्या है, तो दृष्टिकोण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करे। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। मौलिक अधिकारों में कर्तव्यों जैसे संवैधानिक मौलिक के प्रति सम्मान, गहरी भावना विकसित करना, अपने देश के साथ संबंध और बदलती दुनिया में अपनी भूमिका, जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता करना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए कि प्रिंसिपल ऑफ एनईपी 2020 क्या है? जैसे सभी पाठ्यक्रम, अध्ययन और नीति विधियों को स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान देना, सामाजिक सहभागी देना, परीक्षाओं के लिए रटने और सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर देना। ये किससे बोला गया है? वैचारिक जो है आपके जो वैचारिक समझ है उस पर जोर देने की बात की गई है। अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक जो बाल्यावस्था की देखभाल शिक्षा है, ईसीसीई तक सार्वभौमिक क्या पहुंचा है। जैसे ईसीसीई होता है, ये कितनी आयु के लिए होता है? 3 से 8 आयु वर्ग के लिए मूलभूत शिक्षा पाठ्यक्रम जो 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, ये कई बार पूछा गया है ईसीसीई, तो ईसीसीई में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। इसमें बी के ऑप्शन में क्या क्या कहा गया है? प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 और 2, कक्षा 6 से 8 वर्ष के बच्चे आते हैं। कक्षा 1, 2 बच्चे कितने ईयर के लिए बच्चे आते हैं? 6 से 8 वर्ष वाले बच्चे आते हैं प्राथमिक विद्यालय में। ओके, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक पहुंच आंगनबाड़ी या प्री स्कूल मुक्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले ईसीसीई तक पहुंच हो। ठीक है, देखिए 3 से जो 6 वर्ष वाले बच्चे हैं किसमें शिक्षा ले सकते हैं? आंगनबाड़ी है, प्री स्कूल है, उसमें मुक्त शिक्षा दी जाती है। तो याद रखिएगा, 5 वर्ष की आयु के पहले प्रत्येक बच्चा प्रारंभिक कक्षा बाल वाटिका या देखिए बाल वाटिका में या चला या अर्थात पहला एक जैसे जो कक्षा 1 का होता है किसमें पढ़ेगा? बाल वाटिका में पढ़ेगा। ओके,
याद रखिएगा। ये 1 वर्ष का बालक कितने ईयर का होगा? 5 वर्ष का होगा। बहुमुखी जो शिक्षा होती है, देखिए आजकल तो वैसे भी प्ले स्कूल में क्या है, छोटे बच्चों से ही डाल दिया जाता है। बहुमुखी जैसे हो लचीलापन होना चाहिए, बहुस्तरीय खेल आधारित गतिविधियां आधारित होनी चाहिए, पूछताछ पर आधारित आपको शिक्षा देनी है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट। अब सर्टिफिकेट कोर्स क्या है? जैसे विशेष शिक्षक बनने के लिए सेवाकालीन शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स करने होते। जैसे वैकल्पिक स्कूल, वैकल्पिक शैक्षणिक शैलियों को संरक्षित करने के लिए स्कूलों में वैकल्पिक रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। दिया है सभी स्तरों पर व्यावसायिक और शिक्षा को एकीकृत करना, जैसे अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम, जैसे ग्रेड आपका 6 से 8 के लिए अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। ये जो है ग्रेड कब दिया जाएगा? 6 से 8 कक्षा वालों को ग्रेड दिया जाएगा। कौशल गैप विश्लेषण क्या होता है? कौशल की अंतर विश्लेषण और स्थानिक अवसरों की मैपिंग पर आधारित का फोकस क्षेत्र होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट। जिसने अभी तक चलो वीडियो नहीं शेयर किया, पहले तो आप लोग वीडियो शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ओपन डिसीजन लर्निंग मोड क्या होता है? देखिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ODL मोड के माध्यम से पेश किए गए जाने वाले पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक्सपोज 2025 तक के कम से कम 50% विद्यार्थी को पास व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव भी होगा। व्यावसायिक शिक्षा जो शिल्प होती है, ये किसके लिए होती है? जैसे ग्रेड 6 से 8 के सभी छात्र व्यावसायिक शिल्प विकसित करने के लिए बढ़ई माली या कुम्हार, कलाकार आदि जैसे स्थानिक व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बहुभाषावाद और भाषा सीखने की शक्ति। जैसे कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम जो है, यदि संभव हो तो कक्षा 8 और उसके आगे तक घरेलू भाषा और मातृभाषा स्थानीय भाषा में ही होनी चाहिए। जो आप बहुभाषा होती है, जैसे बच्चे की जो घर की भाषा होती है, स्कूल की भाषा, दोनों साथ मिला के बच्चों को पढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। एक मजेदार प्रोजेक्ट है जो गतिविधियां है जिसे हर साल क्या है, हर छात्र को लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, कौन सा है? देखिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा, संवैधानिक प्रावधानों लोक क्षेत्रों के संघ और कक्षाओं और बहुभाषा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि अध्ययन रखते हुए कि छात्र देखिए त्रिभाषा फार्मूला को लागू किया जारी रखेगा। हालांकि 3 भाषा इस फार्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भी थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं में विकल्प राज्य क्षेत्रीय जैसे निश्चित के रूप में छात्रों में स्वयं के होंगे, जिसमें में से कम 3 में से 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं होंगी और विशेष रूप से छात्र 3 में से एक से अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं। जैसे ग्रेड आपका 6 से 7 के कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें 3 भाषाओं में से जिसमें भारतीय और भाषाओं में उनसे साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है। माध्यमिक कक्षाओं के अंत में बुनियादी देखिए, जैसे भारतीय भाषाओं अंग्रेजी उच्च गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनी, पुर्तगाली और रूसी के माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन करने हेतु उपलब्ध कराई जाए, ताकि विद्यार्थी क्या है, विश्व संस्कृति के बारे में भी जान सके। तो इतनी भाषाओं को योगदान मतलब इतनी भाषाओं को किया गया है। तो याद रखिएगा त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्थानिक विषय वस्तु और स्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक क्या है? देखिए स्कूली पाठ्यक्रम को बोझ में कमी और बढ़े हुए लचीलेपन रटकर सीखने के बजाय रचनावादी पे किस पे जोर दिया गया है? रचनावादी तरीकों सीखने पर नए सिरे जोर के साथ स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के बदलाव होने चाहिए। रट कर बच्चों को नहीं सिखाना है, लचीलेपन से सिखाना है और रचनावादी पे जोर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में परिवर्तन। हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृत के आकलन के उद्देश्य को योजनात्मक, जो मुख्य रूप से रट कर याद कराने के कौशल को ही जांचता है, और हटाकर नियमित रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना होगा, जो अधिक दक्षता आधारित है। हमारे विद्यार्थी सीखने और उनके विकास को बढ़ावा देता है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य प्रस्ताव सीखने के लिए होता है। ठीक है, तो आप किस पे जोर देंगे? रचनात्मक आकलन पे जोर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? CMP। तो इसका मतलब होता है कैरियर मैनेजमेंट। प्रगति कैसी होनी चाहिए? उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे छात्रों, शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पदोन्नति, वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित मिले। क्या मिले? प्रोत्साहन उनको मिले। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रायोगिक ज्ञान क्या होता है? देखिए, प्रायोगिक ज्ञान होता है सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा को अपनाया जाएगा, जिससे व्यवहारिक शिक्षा, कला एकीकृत, खेल एकीकृत शिक्षा, कहानी आधारित शिक्षा शास्त्र, दूसरों के बीच प्रत्येक विषय के भीतर मानक शिक्षा शास्त्र के रूप में और विभिन्न विषयों के बीच संबंधी की खोज भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं RTI 2009। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा आर्टिकल अनुच्छेद 21A से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या दिया जाएगा? मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। कितनी एज के लिए किया गया है? 6 से 14 वर्ष के लिए। कौन से संविधान में है? ये 86 संविधान में है। याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया। उपलब्ध कराने का क्या है? प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2000 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया था। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, स्कूल और पेरेंट्स जो उत्तरदायी हैं। तो इसमें धारा कौन सी आपकी आती है? धारा 12 में क्या कहा गया है? तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए धारा जो 12 में कहा गया है, RTI 2009 के अनुसार प्राइवेट निजी स्कूलों में कितनी प्रतिशत सीटें गरीब और विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रिजर्व होती है? तो कितनी परसेंट होती है? 25% रिजर्व की जाती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे निजी स्कूल हो। ओके, गरीब सीटों के लिए अभ्यर्थी कितने परसेंट रिजर्व की जाती है? ये एक्ट 12 में कहा गया है 25%। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए एक टीचर को सभ्यता और इक्वलिटी आधारित पेडागॉजी यूज करना चाहिए। और जिसने अभी तक वीडियो नहीं शेयर किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। धारा नंबर 13 में क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति फीस लेने का शुल्क या जुर्माना पेनल्टी देना होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे से आप शुल्क ले रहे हैं तो इसका भी जुर्माना पड़ता है। ये आपका धारा 13 में कहा गया है। धारा आपकी 14 में क्या कहा गया है? किसी बालक के पास एज प्रूफ ना होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे ये छोटा बच्चा है लेकिन इनके पास एज प्रूफ नहीं है, लेकिन आप क्या है, एक टीचर के तौर पे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिना उसकी एज पूछे आपको दाखिला लेना पड़ेगा। ये धारा आपका आता है 14 के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, धारा 15 में क्या कहा गया है? धारा 15 की देखिए, बच्चों के हर हाल में जो है एडमिशन दिया जाए, चाहे शैक्षणिक वर्ष के अकॉर्डिंग ईयर या प्रारंभ के बीच में आए। बच्चे देखिए, या शैक्षणिक के बीच में आ रहे हो या फिर शैक्षणिक के बीच में आ रहे हो, लेकिन आपको जो है एडमिशन लेना ही है हर हाल में, क्योंकि ये आपकी धारा 15 में कहा गया है। ओके, तो याद रखिएगा। धारा 16 में क्या कहा गया है? धारा 16 में स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा, ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। ये देखिए, बच्चा अगर फेल भी हो जाता है तब भी आप क्या है, उसको क्लास से मतलब विद्यालय से आपको नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये धारा आपकी 16 के अंतर्गत आता है। धारा 17 के अंतर्गत क्या है? बच्चों के शारीरिक दंड देना या प्रणोदित करना मना है। देखिए,
किसी बच्चे को क्या है आप मतलब डांट भी नहीं सकते हो और दंड भी नहीं दे सकते हो, शारीरिक दंड या प्रमाणित करना या फिर भला बुरा नहीं कह सकते हो। ये आपकी आती है धारा 17 के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। अब शिक्षक के कर्तव्य, अब अपने कर्तव्य जान लीजिए कि आपके कर्तव्य क्या है। ये धारा आपकी 24 के अंतर्गत आते हैं। जो आप अभी शिक्षक भविष्य में बनने वाले हैं तो कर्तव्य आपको पता होने चाहिए। देखिए शिक्षक के कर्तव्य क्या है, जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा आपके शिक्षकों को कर्तव्य शिकायतों का दूर करना, जैसे धारा 12 में उपलब्ध कराया गया है। पहला हो जाएगा एक के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित का पालन करेगा, अर्थात कौन कौन से पर किसका किसका पालन करना है। पहला है विद्यालयों में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन करना। देखिए विद्यालय में आप नियमित तौर पे उपस्थित होना और समय का पालन भी करना। जैसे सुबह का स्कूल 7 बजे तो आपको 7 बजे ही पहुंचना है। धारा आपका 29 में क्या कहा गया, उपरांतों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना, उसे पूरा भी करवाना है। ये धारा 29 के अंतर्गत आता है। निवेदित समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना है। ये सब शिक्षक के कर्तव्य है। प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तदता अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई भी जोड़ा जाए। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना। जैसे माता पिता होते हैं तो उनके साथ मीटिंग करना भी होता है। बालक के बारे में उपस्थित में नियमित शिक्षा ग्रहण करने का समर्थ शिक्षण की गई प्रगति और किसी अन्य संगुलत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना। और क्या आपको इसमें दिया गया है, तो धारा 25 के अंतर्गत करना है। ओके, धारा 25 में क्या कहा गया है, जैसे आरटीआई, ये कई बार पूछा गया, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। आरटीआई 2009 के अनुसार कक्षा प्राइमरी क्लास का छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए एक टीचर पे। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आरटीआई 2009 और उच्च प्राथमिक जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, अपर प्राइमरी के लिए 35:1 पे होना चाहिए। अगर आरटीआई 1 से 8 तक प्रवेश में संख्या 200 से अधिक हो जाए तब विद्यार्थियों का अनुपात कितना होना चाहिए, 40:1 होना चाहिए। इसी तरह से अगर प्राइमरी में 150 संख्या से अधिक हो जाए तो शिक्षक उसमें क्या है, एक प्रधान अध्यापक और 5 शिक्षक होने चाहिए। ओके, तो ये आरटीआई किसके अंतर्गत आता है, धारा 25 के अंतर्गत आता है। धारा 27 के अंतर्गत क्या आता है, आरटीआई 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ 3 जगह ही लगाया जाता है। जैसे जनगणना हुआ, भी चुनाव हुआ है, और आपदा प्रबंधन में सिर्फ 3 जगह लगा कर और किसी जगह आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, इनकी सिर्फ जो ड्यूटी लगती है शिक्षकों की, जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन, ये एक्ट 27 के अंतर्गत कहा गया है। एक्ट 27 के अंतर्गत जो आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे का कार्य होता है, तो 45 घंटे का कार्य होता है। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे जो है अकॉर्डिंग जो हावर्स का दिवस बताया गया है कितने हैं, ये आपके जो है प्राथमिक के अनुसार पूछा गया है, तो 800 घंटे और 200 दिन होते हैं। याद रखिएगा। अब हम अगर बात कर लेते हैं कि उच्च प्राथमिक में न्यूनतम घंटे कितने दिवस होते हैं, तो 1000 घंटे और 220 दिन होते हैं। आरटीआई तो कक्षा 8 तक के बच्चों की उनकी मातृभाषा मतलब मदर टंग में शिक्षा देनी ही होगी। जो आरटी कहता है कक्षा 8 तक बच्चों को किसमें बच्चों को शिक्षा देनी है, उनकी मातृभाषा में उनकी शिक्षा देनी है। आरटीआई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किसी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए, जैसे समावेशी शिक्षा व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अवधि समझाती है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये था आरटीआई से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपके 2-3 नंबर कवर होते हैं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। जैसे मैंने पढ़ा दिया आपको एडीपी 2020, एनसीएफ 2005 और आरटीआई, यहाँ से क्वेश्चन अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो अभी आपके कवर नंबर हो जाएंगे 10 नंबर, तो आपके पक्का पूरे हो जाएंगे। वैसे भी 15 नंबर तक पूछा जाता है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रहते हैं। वीडियो आप लोग शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।
हेलो माय डियर, मैं अपने टूचा पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में है और इसका जो एडमिट कार्ड है जून के 20 जून या 25 जून तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में। तो जैसे सब्जेक्ट होते हैं सीडीपी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब के बारे में एक ही वीडियो में आपका कवर होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक, अगर चैनल में पहली बार है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 2 बजे आपकी लाइव क्लास चलेगी जो सीडीपी के क्वेश्चन होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ से आपके 30 में से पेपर 1 जो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 30 में से आपके 25 एंड 26 क्वेश्चन वहीं से फंसने वाले, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको देखना पेपर में बहुत ज़्यादा पूछने को मिलेंगे ही देखने को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते। अच्छा है, और वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं सीडीपी के बारे में। पहले क्या बात करेंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड। ओके, जैसे कहीं भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए सर्वांगीण विकास करना, ये आपकी जो है पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो आपको पेडागोजी क्या है उसको थोड़ा इजी बना देता है, क्वेश्चन भी राइट होते हैं। तो क्या हो गया, ये अगर पॉजिटिव का आंसर होता है, ठीक है, तो ये आपको हमेशा क्या मानना है, और निगेटिव का नहीं है तो हमेशा निगेटिव का आंसर। तो पहले तो हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं। जैसे सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास कहीं भी लिखा हो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। करके सीखना, बच्चे को जितना आप करके करने को देंगे उतना ही बच्चा अच्छा सीखेगा। तो कहीं भी दिख जाए तो हमेशा पॉजिटिव होता है। हस्त अनुभव, हस्त अनुभव रहता है कि बच्चे अपने आप से जितना करेंगे, जितनी क्रियाएं करेंगे तो उससे क्या है बच्चा सीखेगा। तो कहीं भी दिख जाए हस्त अनुभव हमेशा पॉजिटिव होता है। सम्मान, बच्चे को सम्मान देना है, लगाव करना है। प्रोत्साहन, जिज्ञासा, ओके, बच्चों की जिज्ञासा को कम नहीं करना, आपको उसको प्रोत्साहन देना है। तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। बाल केंद्रित शिक्षा की देखिए हमेशा होती है बाल केंद्रित शिक्षा, और शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहीं भी दिख जाए तो नेगेटिव। अब हम नेगेटिव की बात करेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। व्यवहारिक कुशलता होनी चाहिए, ये आपकी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। कहीं भी ये सब वर्ड देखने को मिल जाए क्वेश्चन में तो हमेशा आंख बंद करके मार देना। अगर हाँ क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ रहा है तो नहीं में नहीं पूछ रहा है तो आप मत मारिएगा, क्योंकि अगर नहीं में होता है तो नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। जैसे वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, ये भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। समावेशी कक्षा और सम्मान व्यवहार होना चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, क्योंकि समावेशी कक्षा एक ऐसी होती है जहाँ हर प्रकार का बच्चा बिना भेदभाव के व्यवहार क्या है सीखता है, शिक्षा। दृश्य श्रव्य सामग्री समावेशी कक्षा, ये भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाए विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना। देखिए एक समावेशी कक्षा होती है कि बहुभाषी वाद होती है, तो आप बच्चों को कभी भी ये नहीं टोक सकते कि एक ही भाषा का प्रयोग करें। तो ये भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। और विभिन्न गतिविधियों के साथ जोड़ना चाहिए बच्चों को, तो ये भी आपका जो हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड। ओके, ये तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। और कुछ हम जान लेते हैं, बीसीडीपी का ही चल रहा है। जैसे बच्चों की त्रुटि होती है, त्रुटि का उसको आप पॉजिटिव में लेंगे। जैसे बच्चे बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये अस्थायी होती है, जिस और शिक्षण प्रक्रिया का भी अंग होता है। देखिए बच्चा जितना त्रुटि करेगा, जितना गलतियां करेगा, आप बच्चों को उतना ही समझ पाएंगे कि बच्चा आखिर गलतियां कर क्यों रहा है, इसकी कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर बच्चा गलतियां ही नहीं करेगा तो आप कैसे समझेंगे। तो त्रुटि एक ही आता है पॉजिटिव में ही टैग वर्ड। समूह चर्चा आपको कराना है बच्चों को, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। शील शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए, ये भी आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड आता है। कहीं भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो हमेशा आंख बंद करके मार दीजिएगा, हमेशा राइट होगा। बहुभाषिता यह एक संसाधन होता है। देखिए कक्षा में क्या होती है, एक बहुभाषिता होती है, जो हर पृष्ठभूमि का बच्चा अलग अलग तरीके से आता है, अलग अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन उस बच्चे की जो कक्षा में है सम्मान देना चाहिए उस भाषा को। तो बहुभाषिकता भी बोला जाता है, कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। प्रश्न करने का अवसर दे, जैसे बच्चों को आप अगर प्रश्न करने का अवसर देंगे तो उसकी बच्चों की थिंकिंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो कहीं भी दिख जाए हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देखिए अभी हम सीडीपी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे मैथ, हिंदी, इस सब के बारे में। अभी पॉजिटिव ही टैग वर्ड चल रहे हैं, क्योंकि सीडीपी में बहुत ज़्यादा ही पेडागोजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके कारण। जैसे पोर्टफोलियो का प्रयोग करना, ये भी आपका क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। सहयोग और सामाजिक गतिविधियां कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव
टैग वर्ड होता है। जैसे फील्ड प्लेस का अनुभव भी देना चाहिए, जैसे बच्चा क्या है प्ले ग्रुप खेलना या फील्ड में आपको उसको जैसे भ्रमण भ्रमण कराना, ये हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव टैग वर्ड। अग्रमुखी जो व्यवहार आपको करना है, ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों के विचार, बच्चों के जैसे विचार है, बच्चों के विचार आपको करने हैं, जैसे बच्चों के विचार क्या हैं, तो ये भी आपको क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। मुक्त अंत वाले क्वेश्चन, जैसे अपसारी चिंतन। मुक्त अंत वाला क्वेश्चन ऐसा होता है जैसा कि कई तरीके से बच्चा क्या है आंसर दे सकता है, एक तरीका का आंसर नहीं, तो ये भी आपका क्या होता है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक कर दो। अगर चैनल पहली बार है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम नीचे नेक्स्ट बात करते हैं कि निदान के बाद उपचार। देखिए निदान होता है ये कि जब आप बच्चे की निदान जैसे कि कुछ कमियां आप जान लेंगे, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पहले क्या देखता है कि आपके जांच करता है कि क्या प्रॉब्लम है, तभी तो आप उपचार करेंगे, तो ये आपका होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। तो ये हो जाएगा सृजनात्मकता का व्यवहार, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा, ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो हमेशा होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। आत्मनिर्भर और उत्तरदायित्व, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, तो हमेशा होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। प्रत्यक्ष अनुभव कहीं भी दिखने को मिल जाए तो ये भी होता है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कुछ वाइग्वास्की के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड, जैसे वाइग्वास्की अगर आपके ये पूछे जाते हैं, वाइग्वास्की है, जीन पियाजे, कोलबर्ग है, तो इनसे क्वेश्चन आता है तो आप इसमें क्या देखेंगे, तो आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं। जैसे समाज के वाइग्वास्की जुड़े हैं, सहयोग से जुड़े हैं, परस्पर सक्रिय भागीदारी कहते हैं वाइग्वास्की, सहयोग देना, पाठ या ढांचा जैसे आप फोल्डिंग कहते हैं, संस्कृत भाषा जुड़े हैं, और सहयोगी प्रोजेक्ट, ये सब वाइग्वास्की के वर्ड है। कहीं भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो किसका वर्ड होगा, वाइग्वास्की के, ये आप रट लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है आसान बनाता है। अब हम जीन पियाजे के बारे में बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे अगर आपको देखने को मिल गए तो आप क्या करेंगे। जैसे जीन पियाजे अनुकरण, सोच, अनुकूलन, ज्ञान का निर्माण, अवधारणा का निर्माण, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता, ये सब क्या है जीन पियाजे के वर्ड है। कहीं भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो आप आंख बंद करके ही आंसर मार देंगे पॉजिटिव का, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तब। ओके, तो ये चीज़ आपकी जो है जीन पे आ जाए वाइग्वास्की से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो मैंने बता दिया है, तो आप क्या है इसको कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं निगेटिव मतलब नकारात्मक शब्द, जो आपके निगेटिव टैग वर्ड होता है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। जब इस तरह से दिया हो तब आप निगेटिव टैग वर्ड मारिएगा। जैसे पुस्तक केंद्र, बच्चों को क्या है पुस्तक केंद्रित नहीं होना, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। शिक्षा केंद्रित जो नहीं होना चाहिए, ये भी आपका इसी होगा शिक्षक केंद्रित, ठीक है, शिक्षक केंद्र नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता। खाली स्लेट, अगर देखिए खाली स्लेट हो या कोरी प्रतियां, तो ये भी आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है। लैंगिक असमानता, पक्षपात, कहीं भी व्यवहार लैंगिक असमानता का पक्षपात हो रहा हो तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता। जैसे केवल है, मात्र है, ही है, सिवाय, बजाय, रत्ना, याद, कहीं भी ये सारे दिख जाए तो हमेशा क्या रहता है निगेटिव टैग वर्ड होता। तो उस टाइम पे आपका आंसर ये सही होगा। जब उसमें पूछा जाएगा कौन सा सही नहीं है, तब ये सब आप मारिएगा कौन सा सही नहीं है, ठीक, तब आपका ये निगेटिव टैग वर्ड काम देंगे। जैसे करना, स्मरण करना, कंठस्थ कराना, ये सब आपका निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, अनुशासन, हतोत्साहित करना, ये सब क्या होते हैं निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा निष्कर्षी, कहीं भी देखने को मिल जाए निष्कर्षी, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। अगर सक्रिय देखने को मिल जाए तो पॉजिटिव होता है। तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक शब्दावली कहीं भी आ जाए, परिभाषा आ जाए तो हमेशा क्या रहती है बच्चों को परिभाषा नहीं रटाना चाहिए, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। व्याख्या और सीमित नहीं करना चाहिए, ये भी आपका क्या है निगेटिव टैग वर्ड होता है। परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता अगर करा रहे, बार बार परीक्षा आप ले रहे हो तब भी आपकी निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका जो है कि निगेटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों की गलतियों को अंकित करना, अगर देखिए बच्चों की गलतियों को आप अंकित कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। उपेक्षा, अपेक्षा करना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा निगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण पर बल ही देना, तो ये भी आपका निगेटिव टैग के अंतर्गत आता है।
जैसे अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण की आप पर्पस से कॉपी चेक कर रहे हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड। किसी पर एक दूसरे की तुलना, अधिक ध्यान देना, जैसे बच्चे एक क्लास में है, आप उससे तुलना कर रहे हैं कि आप ये बच्चा आपसे बेटर है, तो ये भी आपका जो होता है निगेटिव टैग वर्ड होता है। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन करना, अगर जैसे आप उस तरह से समूह बनाएंगे जिसमें सारे होशियार बच्चे होंगे, जिसमें वीक बच्चे होंगे, तो आप उस हिसाब से अगर ग्रुप बना रहे हैं तब भी आपका क्या हो जाता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। तुलना और पक्षपात करना, अगर आप बच्चे के बीच में तुलना कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अलग करना और वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना मतलब होता है कि बच्चों को अलग, जैसे वर्गीकरण कि नंबरों पे आप उसका वर्गीकरण कर रहे हैं कि कितना बच्चा कौन सा सही है, तो ये भी आपका हो जाएगा निगेटिव टैग वर्ड। नियंत्रित करना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड। बंद अंदर वाले क्वेश्चन जिसका एक ही आंसर होता है, क्लोज एंडिंग इसको क्वेश्चन बोलते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड। ये अपसारी चिंतन, अमूर्त से मूर्त की ओर अगर कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा रहता है निगेटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पुरस्कार, अभिप्रेरणा, काम, रोजगार, दुनिया से जोड़ना, ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड होता है। अगर पुरस्कार दे रहे हैं, बाह्य प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग। विशेषता, किसी एक पक्ष पर ही ध्यान देना, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना, तो ये भी आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है। कड़े अनुशासन में सुनिश्चित करना, अगर आप बच्चे के कड़े अनुशासन कर रहे हैं, क्लास में उसको अनुशासन बैठा रहे हैं, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। लिखित कार्य में अधिक सुनिश्चित करना, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अगले स्तर के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, तो ये भी आप निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। चार्ट बनवाना, स्लोगन लिखवाना, पाठ्य पुस्तकों का श्रेष्ठता, ये कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है, निगेटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इकाई परीक्षाओं का आयोजन करना, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की बात के, ठीक है। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक, अगर चैनल में पहली बार है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली 2 बजे क्लास आपकी लाइव क्लास सीडीपी की चलेगी, तो वो क्लास आप जरूर जुड़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वहाँ से, आपके 30 में से 25-26 क्वेश्चन वहीं से सीधा मिलने वाले हैं। ओके, तो 2 बजे लाइव क्लास जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं हिंदी पेडागोजी की, जो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड कौन कौन से हैं। जैसे भाषा से नियमबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। व्यवहारिक कुशलता, विभिन्न संदर्भों का भाषा का प्रयोग करना कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। मातृभाषा में शिक्षा देना, जैसे मातृभाषा में शिक्षा देना, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। भाषा का अधिकारी प्रयोग करना, तो ये भी आपका क्या आता है, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भाषा अर्जन, जैसे अधिग्रहण, स्वाभाविक, सहज उपयोग करना, ये भी आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। ये भी जैसे भाषा अधिगम, प्रयास पूर्ण, इच्छा पूर्ण, द्वितीयक भाषा अनुवाद, ये सब आपके जो होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण में क्या है, जैसे भाषा शिक्षण, भाषा सीखना, प्रयोग, रचनात्मकता, मौलिकता, घर की भाषा व स्कूल की भाषा का सम्मान होना, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। भाषा प्रयोग के विविध या वैधपूर्वक प्रवेश होना, तो ये भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शिक्षण के उद्देश्य कहीं भी देखने को मिल जाए, या प्रिंट समृद्ध परिवेश लिखने को मिल जाए, छिपी सामग्री का अर्थ समझने को मिल जाए, तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। देखिए आपकी जो हिंदी पेडागोजी है, इसी इसी ये वर्ड से ही आपकी हिंदी पेडागोजी सॉल्व होगी। ओके, जैसे स्पष्ट आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग करना, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अभिव्यक्ति की कुशलता, ये भी आपकी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। जैसे कहीं भी देखने को मिल जाए अवसर, वातावरण, परिवेश, पढ़ना, अर्थ करना, भाषा प्रयोग करना, ये सब आपके जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है विविधता और वैधिकपूर्ण प्रवेश, कहीं भी देखने को मिल जाए तो ये भी आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड। विचारों की मौलिकता या सार्वजनिकता कहीं देखने को मिल जाए तो आंख बंद करके मार दीजिएगा, हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। सीखने का अवसर कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है।
नेक्स्ट पॉइंट है भाषा कौशल, जैसे अंतर संबंधित स्वाभाविक क्रम ये एक साथ सीखे जाते हैं, क्रमिक नहीं। तो ये आपके जो होते हैं, देखिए देखिए एक साथ सीखे जाते हैं, ये नहीं कि जैसे भाषा कौशल आपके LSRW होता है। ये आप जैसे कभी कभी बच्चा का है लिसनिंग या फिर राइटिंग, मतलब लिखना सीख जाता है, रीडिंग बात करना सीखता है, तो ये आप जैसे क्रम से सीखे जाते हैं, लेकिन क्रमिक नहीं सीखे जाते। कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अब हम बात करते हैं नॉन चौस्मकी के बारे में, जैसे कि कहीं भी आपको नॉन चौस्मकी का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो क्या आप उसमें ध्यान रखेंगे। ये कहते हैं कि भाषा सीखना जन्मजात क्षमता होती है। ये किसका है, नॉन चौस्मिका। ये सार्वभौमिक व्याकरण भी देखने को मिल जाए तो ये भी आपका नॉन चौस्मकी ने बोला है। भाषा अधिग्रहण कहीं देखने को मिल जाए, तीनों पॉइंट याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन पॉइंट से कई बार क्वेश्चन बनते हैं उलट पुलट के, ठीक है। तो ये आपके जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मैथ। मैथ के बारे में, जो मैथ की आपके पॉजिटिव टैग वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे गणित व पाठ्यक्रम के बारे में। तो जैसे कहीं भी आपको मैथ में ये सब देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव, जैसे प्रतिरूप कहीं देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। सम्मिलित सम्मिलित तो कहीं देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव। दशमलव या टाइलिंग चौपाट ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। और आंकड़ों का प्रबंधन ये सब आपको जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। अभी हम बात करेंगे इस पे, जैसे मानस दर्शन, पक्षांतरण, आकलन, ये सब क्या है, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है मैथ के बारे में। जैसे गणित कौशल का इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, विवेचना करना, गहन के रूप या थिंकिंग जांच करना, ये सब गणित के कौशल के अंतर्गत आते हैं। चार चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप और देखना, ये सब गणित के अंतर्गत आते हैं। जिसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपकी बार हो जाएगा कि गणित अवधारणा के विकास के अनुक्रम, जैसे अनुभव। अनुभव में क्या आप देखेंगे, प्रथम चरण में बच्चों में गणित के संकल्पनात्मक का विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव प्रदान करते हैं। तो ये आपका अनुभव से रिलेटेड है, जो गणित से रिलेटेड है, तो ये आपके पॉजिटिव होते हैं। भाषा से रिलेटेड क्या है, अगले चरण में बच्चों के अहम संकल्पना उनकी कहानी, कविता, कथन तथा भाषा आदि द्वारा समझाएंगे। तो ये भी आपकी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड के अंदर। चित्र के माध्यम से, जो चित्र बनाना होगा, सिंबल के माध्यम से क्या बच्चों को सिखाएंगे, संकेतों के माध्यम से प्रतीकों और प्रतिनिधियों का प्रयोग करना, जो आप सिंबल के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। मापन की अवधारणा क्या होती है, तो देखिए इसमें क्या आपको देखना, अवलोकन देखना है, अमानक इकाई देखना है, मानक इकाई देखना है, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब हम बात करते हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य कैसे हैं। जैसे समस्या समाधान पे आधारित होती है, तो ये कहीं देखने को मिल जाए, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। स्थित विश्लेषण कहीं भी देखने को मिल जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अनुमान लगाना, तो ये हो कहीं भी देखने को मिल जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ओके। और दृश्यात्मकता ये कहीं भी देखने को मिल जाए, पॉजिटिव। प्रस्तुतिकरण, तर्क करना या फिर आपका प्रमाण, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है। जैसे गणित संबंधी संप्रेषण करना, तो ये क्या है, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मानचित्र का संकल्पना। जैसे संकल्पना मानचित्र प्रकृति या पदानुक्रमिक होती है, ये भी आपका जो है पॉजिटिव। ये आप जो अगर दिया है मानचित्र की संकल्पना से, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। संकल्पना और मानचित्र में शिक्षण को पूर्ण ज्ञान से जोड़ने में सहायता मिलती है, ये भी आपका जो है मानचित्र से है, ठीक है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाएं जोड़ने वाले लिंक या संग्रह प्रस्तुत करते हैं, तो ये भी आपके मानचित्र से रिलेटेड है। कहीं भी देखने को मिल जाए तो आंसर आप ऐसे आंख बंद करके ही मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गणित हल करने की क्रम। गणित हल करने के क्रम कौन कौन से, जैसे क्या हो जाएगा, रोमियो की भाषा मतलब कहीं भी देखने को मिल जाए तो पॉजिटिव होता है। स्थित भाषणे या संसाधन की भाषा, प्रक्रियात्मक की भाषा, ये सब आपके जो होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। अब हम बात करते हैं अधिगम व आकलन के चक्र क्या है। तो इस पे हम कहीं अगर देखने को मिल जाए अधिगम और आकलन के चक्र रिलेटेड, तो इस पे बात करेंगे। जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत करना, यह आपके अधिगम आकलन के अंतर्गत आता है। जैसे प्रगति रिपोर्ट का विकास और परिणामों का विश्लेषण करना, और बच्चों के अधिगम प्रतिपुष्टि की रिपोर्ट उसका अंतर करना, ये सब अधिगम आकलन के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे जैसे गणित के अधिगम मूल्यांकन कौन कौन से, जैसे तर्क कहीं देखने को मिल जाए, तर्क विश्लेषण, कौशल का विकास देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। गणित अवधारणाओं को समझना ये होता है आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। गणित भाषा को समझना तो ये भी आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ऐसे कार्य जो अभिकल्पना किए जाएं जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, ये आपका जो है गणित के अंतर्गत आता है। ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने का अंतर किया जाए। देखिए रटने के बजाय क्या दिया गया है, समझने के अंतर दिया जाए तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अब हम बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 से रिलेटेड कौन कौन से हैं। जैसे एनसीएफ 2005 क्या कहता है, तर्क संगत विचार प्रोत्साहित करना, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। बच्चों को समस्या समाधान समस्या प्रस्तुत करने कि कौशल का विकास करना, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। गणित को बच्चे के जिंदगी का भाग बनाना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ओके, तो ये आपके क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की सोच विचार प्रतिक्रिया या गणित के रूप में देना, तो ये आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। तर्क और तार्किक चिंतन कहीं भी देखने को मिल जाए तो गणित के अंतर्गत क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना एनसीएफ कहता है। सीखने के बच्चों को अवसर देना, तो ये भी आपकी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड। गणित विचार को प्रोत्साहित करना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। समझ और चिंतन विकास करना पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। विस्तार पर ध्यान देना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आएगा। व्यापक विकल्प कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। नकारात्मक शब्द कौन से होते हैं आपके, ये निगेटिव टैग वर्ड। जैसे उच्च कक्षाओं के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो आपका ये निगेटिव टैग वर्ड आ जाएगा। अगर व्यवसाय के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों को तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड आ जाता है अंतर्गत। गणित उच्च स्तर या अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करवा रहे हैं तब भी आपका ये हो जाएगा क्या, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस के बारे में कि ईवीएस में कौन से टैग वर्ड है। जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में, जैसे पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सरोकार रहना, तो ये आपका जो होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना, तो ये भी आप पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। पौधे का संरक्षण के अंतर्गत क्या आता है, विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पौधे और पशु को समझने में सक्षम करना, तो ये आपके पौधों के संरक्षण के अंतर्गत आता है जो पॉजिटिव टैग वर्ड है। महत्वपूर्ण विधियां कौन कौन सी होती है, जैसे स्थानिक व्यावसायिक देना है तो ये आपका है पॉजिटिव टैग वर्ड। निर्देश और खोज पे रिलेटेड रहता है, अगर आप बच्चों को निर्देश दे रहे हैं खोज पे कर रहे हैं तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड अंतर्गत। सरल से कठिन की ओर आप ले जा रहे हैं तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अधिगम उपागमन क्या है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं अधिगम उपागमन। जैसे शामिल करना, बच्चों को अधिगम में क्या है, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना। देखिए इसमें अव्याख्या तो वैसे निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है, लेकिन ये अधिगम के रिलेटेड से ये क्या, जब अधिगम के रिलेटेड से पूछा जाए तो हमेशा पॉजिटिव होता है। विस्तार करना, मूल्यांकन करना, तो ये आपके अधिगम के उपागमन है जो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। शिक्षण के उद्देश्य क्या है, जैसे प्रकृति व सामाजिक वातावरण के बारे में देना, तो ये शिक्षण के उद्देश्य हैं। उत्कर्षता और जागरणों के बारे में देना, खोज की क्रिया को लगाना, अगर बच्चों को खोज की क्रिया में आप लगा रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों के अनुभव को संसार या बाहरी दुनिया से जोड़कर मतलब पढ़ाना, तो ये भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। जीवन का पर्यावरण से सरोकार करना, तब भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, अगर बच्चों को आप प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर रहे हैं प्रोत्साहित कर रहे हैं तभी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एकीकृत पर्यावरण होना चाहिए। भाषा और गणित जैसे कक्षा में 1-2 का प्रयोग करना चाहिए पर्यावरण के माध्यम से, तभी आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव। विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन कक्षा ये किसके अंतर्गत आता है, 3 और 5 के अंतर्गत आता है, कक्षा 3 से 5 अंतर्गत। तो याद रखिएगा एकीकृत पर्यावरण किसमें प्रयोग होती है।
बोझ के बिना शिक्षा। अभी जिसने वीडियो पहले तो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं। और लाइव 2 बजे क्लास आप ज़रूर जुड़िएगा, जो आपकी सीडीपी की क्लास चलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको 30 में से 25 क्वेश्चन देखने को वहीं सीधा मिलेंगे पेपर में। ओके, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है तो वो क्लास ज़रूर देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बोझ के बिना शिक्षा। तो इसमें देखिए जो 5 टैग वर्ड है, बोध का भार कम करना। अगर कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। खोज की या व्यवहारिक संज्ञानात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन कहीं देखने को मिल जाए तो ईवीएस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। जैसे आपको फिर ज्ञान और सहज संबंध स्थानांतरण अप्रेरित करना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। गहन जांच परख या कल्पना परख प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना तो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। निकटतम परिवेश में परिचर्चा करना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। सीखने के लिए संदर्भ भगत वातावरण करना तब भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। सामाजिक व संस्कृत पर्यावरण से जोड़ना तब भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण और आदि कौशलों का विकास करना, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सक्रिय अधिगम अनुभृत संस्कृत। ये सब कहीं भी देखने को मिल जाएगी इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो पैराग्राफ जो सॉल्व होती है। तो इतना मैंने करा दिया है, आप अगर इतना भी कर लेंगे तब भी आपका सीटेट क्या है, क्लियर हो जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस इस शब्दों को आप देख के फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइव 2 बजे क्लास आप जरूर जुड़िएगा, जो सीडीपी की क्लास होगी। 30 क्वेश्चन से आपको पेपर में सीधा 25 क्वेश्चन वहीं से मिलने वाले हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रहते हैं। वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।